अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अजहर सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण घटक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग से कारक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कारक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कारक को हम इंग्लिश में कहते हैं केस। कारक, यह जो टॉपिक है, ये जो पाठ है हमारा हिंदी व्याकरण का, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ कारक के बिना हम वाक्य अर्थात सेंटेंस को पूर्ण करने में असमर्थ है, अर्थात हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। और इसी कारणवश मैंने आपसे कहा कि कारक ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे हिंदी व्याकरण विभाग का, और इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से समझना जरूरी है। क्योंकि हम जब भी वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य की रचना किस प्रकार करते हैं? वाक्य की रचना होती है कर्ता, क्रिया और कर्म। ये वाक्य की रचना का एक फॉर्मूला, स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, क्रिया अर्थात वर्ब और कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, ये तीनों का मिश्रण होकर, ये तीनों को हम प्रयोग में लाकर वाक्य की रचना करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हमें जब इस वाक्य को कर्ता, कर्म, क्रिया और कर्म को जोड़ना हो तो कुछ ऐसे शब्दों की हमें ज़रूरत होती है जिन्हें उनका संबंध प्रस्थापित करने में हमारी मदद करते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारक हम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का बोध होता हो, उसे हम कारक कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता हो, उसे हम कारक कहते हैं। कारक अर्थात केस। तो दोस्तों, वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें कारक बहुत महत्वपूर्ण है। कारक की विभक्तियां, कारक के प्रसर्ग, कारक के चिन्ह हमें बहुत महत्वपूर्ण लगते। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम कारक के पार्ट्स की ओर, अर्थात कारक के भेद की ओर, मीन्स काइंड्स ऑफ केस। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के भेद 8 है। तो कौन कौन से हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कर्ता कारक नंबर 1, कर्ता कारक नंबर 2, कर्म कारक नंबर 3, करण कारक नंबर 4, संप्रदान कारक नंबर 5, अपादान कारक नंबर 6, संबंध कारक नंबर 7, अधिकरण कारक और नंबर 8, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार, ये 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद हमें सीखना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जब वाक्य की रचना करना होती है तो ये 8 भेद यानी कि ये कारक के चिन्ह हमें बहुत ही अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाना पड़ता है। तो इनके चिन्ह देखेंगे। कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह हम किसे कहते हैं? जो कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को हम कारक के चिन्ह कहते हैं, या कारक की विभक्ति कहते हैं, या कारक के प्रसर्ग कहते हैं। तो आप इन्हें प्रसर्ग भी कह सकते हैं इन चिन्हों को, या कारक के चिन्ह भी कह सकते हैं, या फिर इन्हें कारक के विभक्ति भी कह सकते हैं। तीनों नाम से इन चिन्हों को जाना जाता है। तो आप इन चिन्हों को कुछ भी कह सकते हैं, कारक के चिन्ह भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं, या प्रसर्ग भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे इनके विभक्ति अर्थात प्रसर्ग कौन से हैं। कर्ता कारक की विभक्ति अर्थात चिन्ह है ने। कर्म कारक की विभक्ति अर्थात चिन्ह है को। करण कारक की विभक्ति अर्थात चिन्ह है के साथ, या के द्वारा, या से। ये तीनों प्रसर्ग, ये तीनों विभक्ति करण कारक में होते हैं, या करण कारक की विभक्ति होती है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या फिर को होती है। अपादान कारक की विभक्ति होती है से।
अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। संबोधन कारक की विभक्ति होती है हे और अरे। ये कारक चिन्ह अर्थात ये परसर्ग ही वाक्य की रचना को परिपूर्ण करते हैं, वाक्य के अर्थ को परिपूर्ण करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और इसी कारण इन्हें अनन्य साधारण महत्व हमारे व्याकरण विभाग में मिला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये 8 भेद और इनके जो चिन्ह है समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम इन्हें एक के बाद एक अर्थात 1 by 1 इन्हें लर्न करने वाले हैं, इन्हें समझने वाले हैं। तो पहले हमारा पहला भेद हम देखते हैं कर्ता कारक। तो दोस्तों कर्ता कारक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। कर्ता कारक को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब कर्ता कारक को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसी पर से आपको इस नाम पर से ही समझ में आ गया होगा। कर्ता हमेशा वाक्यों में क्रिया का करने वाला होता है, या क्रिया का करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो सब्जेक्टिव केस यानी कि कर्ता कारक। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वो रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कहलाता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक हम कहते हैं, लेकिन कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो कौन सा है? ने। देखिए कर्ता कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं, तुम, आप, वे, हम, ऐसे 8 प्रकार के, या संज्ञा कोई। तो 8 प्रकार के ऐसे जो कर्ता होते हैं, तो हम उसे कैसे कहते हैं? मैंने किया, मैंने खाया, उसने पिया। ये जो हम वाक्य देख रहे हैं, ये सब ने का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात हमने क्या किया है? कर्ता कारक के चिन्ह को प्रयोग में लाया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे समझने के लिए और एक उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए यहां पर हमने कर्ता कारक की विभक्ति को यूज किया। राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने मारा किसे? रावण को। तो ये ने, को, से, ये सारे क्या है? कर्ता है, सॉरी कारक है। तो ये कारक है, कारक के चिन्ह है। लेकिन यहां पर कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है? ने। राम ने रावण को मारा, राम ने खाना खाया, या प्रदीप ने होमवर्क कंप्लीट किया, गृह कार्य किया। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य होते हैं कि जहाँ पर क्रिया का बोध होता है और संज्ञा या सर्वनाम का बोध क्रिया से कराया जाता है, संबंध बोध प्रस्थापित दिखता है, तो उसे ही हम कर्ता कारक का चिन्ह यानी कि कर्ता कारक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कर्ता कारक समझ में आया होगा। अब चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की चिन्ह है को। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिन पर क्रिया के कार्य अथवा व्यापार का फल पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का परिणाम होता है। कर्म किसे कहते हैं हम? जिस पर क्रिया, जो कर्ता क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का परिणाम हो रहा है, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कृष्ण आम खाता है। कृष्ण आम खाता है, तो अब यहां पर खाने की प्रक्रिया हुई। कृष्ण आम खाता है, आम खा रहा है। तो खाने की प्रक्रिया यानी कि खाने की जो क्रिया है वो किस पर हो रही है? आम पर। तो कृष्ण आम खा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? कर्म कारक। अर्थात कर्म क्या हो गया? आम, क्योंकि क्रिया का परिणाम आम पर हो रहा है। तो यही और एक एग्जांपल देखेंगे। रोहन रवि को पीटता है। अब यहां पर को आ गया है। पहले हमने देखा कि वहां पर कोई प्रसंग नहीं है, फिर भी क्रिया का परिणाम कर्म पर हो रहा है, अर्थात वो कर्म कारक है। अब हम क्या करेंगे
कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर देखते हैं कि सोहन ने रवि को मारा या सोहन ने रवि को पीटा। अब यहां पर ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ने अर्थात कर्ता कारक हो गया, लेकिन को किसको पीटा, रवि, सोहन ने किसको पीटा, रवि को पीटा। को ये क्या हो गया, कर्म कारक, यानी कि पीटने की क्रिया, सोहन ने पीटा है लेकिन किसे पीटा है, अर्थात पीटने की क्रिया किस पर हुई है, रवि पर। तो जिस पर क्रिया का परिणाम होता है वो कर्म कहलाता है, और जो क्रिया का संबंध जोड़ता है कर्म से वे चिन्ह कर्म कारक कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कारक के ये दो भाग, दो भेद, अर्थात कर्ता कारक और कर्म कारक जो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है वे समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो भेद हैं हम देखेंगे इन भेदों को अगले वीडियो में, अर्थात अगले पार्ट में। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं कारक के भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।